आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला में अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली क्लास की तरफ हम चलते हैं। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे अकबर सेकंड के बारे में, अकबर द्वितीय के बारे में। और मैंने बताया कि शाह आलम सेकंड की जब डेथ हो गई थी, शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद अंग्रेजों के द्वारा उसके बेटे अकबर सेकंड को अगला मुगल सम्राट घोषित कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी थी कि अब जो मुगल सम्राट बनेगा उसको हम कौन घोषित करेगा, अंग्रेज घोषित करेंगे। और यह अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था, यानी कहने का मतलब अंग्रेजों द्वारा बनाया जाने वाला जो पहला बादशाह था, जो ब्रिटिश लोगों ने जिसे नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था, दैट वाज अकबर सेकंड। और इसकी जो बादशाह थी और इसकी जो पावर थी वो केवल और केवल दिल्ली के रेड फोर्ट तक यानी लाल किले तक ही सीमित थी। 1788 में मैंने आपको याद करिएगा, पिछली क्लास में भी ये बात बताई थी। 1788 में दरअसल क्या हुआ था, 1788 में 1788 ईस्वी में एक व्यक्ति था, एक सरदार था जिसका नाम था गुलाम कादिर। गुलाम कादिर नाम के एक व्यक्ति ने गुलाम कादिर नाम के एक व्यक्ति ने इसी के पिता को बंदी बना लिया था, कैद कर लिया था और उसको अंधा करवा दिया था। ठीक है, ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाई थी। 1788 में गुलाम कादिर ने दिल्ली पर हमला किया और उसके साथ इसने जितने भी मुगल राजकुमार थे, यानी कहने का मतलब जितने भी बेटे थे शाह आलम द्वितीय के, जितने मुगल राजकुमार थे और जितनी भी मुगल राजकुमारियां थी, कहने का मतलब मुगल बादशाह के परिवार से संबंधित जितने भी मेंबर थे, मुगल बादशाह के फैमिली के जितने भी मेंबर थे, मुगल राजकुमार या राजकुमारी को डांस करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, उनसे डांस करवाया, जैसे नाचने वाली, जैसे उस समय जो नर्तिकाएं होती थी, जो आपको जानते होंगे, जब मुगल बादशाह जो होते थे वो अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए डांस वगैरह देखा करते थे, नृत्य वगैरह देखा करते थे। तो ये काम खुद गुलाम कादिर ने बादशाह के परिवार के लोगों से कराया कि चलो नाच के दिखाओ। ठीक, पता ही समझ। 1788 में गुलाम कादिर ने दिल्ली पर हमला किया और उसने सभी मुगल राजकुमार और राजकुमारियों को डांस करने पे यानी नृत्य करने के लिए मजबूर किया। और याद रखना, उसी में उन डांस करने वालों में शामिल था ये अकबर द्वितीय भी। ये अकबर द्वितीय भी उन डांस करने वालों में, उन नाचने वालों में शामिल था, इंक्लूड था। और इतना ही नहीं, गुलाम कादिर ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के परिवार की महिलाओं का शोषण भी किया। ठीक है, उनका एक्सप्लॉइटेशन भी किया और इस वजह से कुछ महिलाएं, उसके फैमिली की कुछ महिलाएं जान बचाने के लिए नदी में भी कूद गई थी। उन्होंने नदी में कूद के आत्महत्या कर ली थी जान बचाने के लिए। और इसी गुलाम कादिर ने अंधा कर दिया था, अंधा करवा दिया था, दोनों आंखें फोड़ दी थी। किसकी? इसी के पिता शाह आलम सेकंड की, शाह आलम द्वितीय की। उसके बाद मैंने आपको याद होगा, मैंने बताया था कि इसके बाद जो मराठा सरदार थे, जो ग्वालियर के मराठा सरदार थे, महाजी शिंदे ने दिल्ली पर अटैक किया और गुलाम कादिर को खत्म किया। ठीक, ये वाली बात मैं आपको लास्ट क्लास में भी समझा चुका हूं। और 1830 में, ये वाली बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1830 में, 1830 में ही इस अकबर द्वितीय ने ही राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? इस अकबर द्वितीय ने। राजा राममोहन एक बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक व्यक्ति थे। देखिए, राजा राममोहन राय जो थे ये एक समाज सुधारक थे। दरअसल क्या है, अब जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। बहुत सारे समाज सुधार हुए। समाज सुधार कैसे हुए? देखिए, एक समय वो था जब हमारे देश के लोग, हमारे भारतवर्ष के लोग, हिंदुस्तान के लोग बहुत सारी कुरीतियों में, बहुत सारे अंधविश्वास में, कुछ कुछ धर्म के आधार पर अंधविश्वास थे, कुछ सामाजिक अंधविश्वास थे। तो बहुत सारी कुरीतियां हमारे समाज के अंदर थी, बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिनको अंत किया जाना या जिनका अंत किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। जैसे उस समय सती प्रथा थी, ठगी प्रथा थी, और नर बलि दी जाती थी, जिन्हें बलि के लिए मानव की हत्या कर दी जाती थी। तो बहुत सारी ऐसी प्रथाएं, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां, कुछ उसमें धार्मिक आधार पर करती थी। देखिए, आप देख सकते हैं हर धर्म में कुछ कुरीतियां होती हैं। तो कुछ कुरीतियां थी धार्मिक आधार पर, कुछ थी समाज में जिनका प्रचलन था, जो ऑलरेडी समाज में चली आ रही थी। सती प्रथा थी, सती प्रथा का ही अंत करने के लिए जाना जाता है राजा राममोहन राय को। ठगी प्रथा हुआ करती थी, दास प्रथा थी, लोगों को दास यानी गुलाम बना के रखा जाता था, दास प्रथा हुआ करती थी। तो बहुत सारी कुरीतियां उस समय समाज में थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हमारे सामने निकल करके आए।
तो उसी टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हमारे सामने निकल करके आए जिन्होंने इन कुरीतियों के विरुद्ध, जिन्होंने इन सब चीजों के अगेंस्ट एक्शन लिया और इस सोसाइटी से, इस समाज से इनको खत्म करने की कोशिश की। उन्हीं को हम कहते हैं समाज सुधारक। तो ऐसे ही थे राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने बहुत प्रयास किए थे कि राजा राममोहन राय की अच्छी खासी बनती थी। उस समय का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से इन राजा राममोहन राय ने ही सती प्रथा का अंत करने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, तो उसके बाद अकबर द्वितीय का शासनकाल भी उसी टाइम पे चल रहा था। तो अकबर द्वितीय क्या चाहता था? अकबर द्वितीय अपनी, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मुगल बादशाहों को पेंशनर बना दिया था, अपना पेंशनधारी बना दिया था अंग्रेजों ने। तो ये अकबर द्वितीय ये चाहता था कि इसकी पेंशन बढ़ जाए, कि अंग्रेज जो है इसकी पेंशन बढ़ा दें। तो अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की टाइटल दिया, राजा की उपाधि दी। और अकबर द्वितीय ये चाहता था कि राजा राममोहन राय जाएं और इंग्लैंड जाएं और महारानी से बात करें मुगलों की पेंशन बढ़ाने के विषय में। इंग्लैंड जाएं और ब्रिटिश सरकार से बात करें कि भाई मुगलों की पेंशन बढ़ाइए। तो इसी के संदर्भ में अकबर सेकंड ने, अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़। तो आपको जो पॉइंट याद रखना है वो यही याद रखना है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। इसका वैसे नाम था अकबर शाह द्वितीय। यदि आपको दिखे अकबर शाह द्वितीय तो ये यही व्यक्ति है। अकबर शाह यदि आपको दिख जाए ना, मान लो द्वितीय ना लिखा दिखे, आपको दिखे अकबर शाह, बादशाह अकबर शाह, तो ये अकबर शाह यही है अकबर द्वितीय। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लेना अकबर द्वितीय, जहां पर आपने लिखा रखा है वहां पर लिख लेना अकबर शाह। खैर चलिए आगे समझते हैं। फिर 1835 में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं 1835 में मुगलों के सिक्के पहले प्रचलित थे। जब मुगल बादशाह जब शासन किया करते थे तो मुगलों के अपने सिक्के चला करते थे। तो अंग्रेजों ने 1835 में 1835 ईस्वी में 1835 में 1835 ईस्वी में मुगलों के सिक्के बंद करवा दिए। अंग्रेजों ने मुगलों के जो सिक्के थे उनको क्या करा दिया? बंद हो गया। मुगलों के नाम के सिक्के बंद हो गए 1835 में। मुगलों के नाम के सिक्के बंद, जो कॉइन्स थे उनको बंद करा दिया। इन द ईयर ऑफ 1835 1835 ईस्वी में मुगलों के नाम के सिक्के क्या हो गए? बंद हो गए। चलो फिर आगे समझते हैं, आगे कहानी को देखने की कोशिश करते हैं। और 1837 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, 1837 में इस अकबर द्वितीय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1837 में अकबर द्वितीय की क्या हुई? मृत्यु। तो आज की क्लास है, ज्यादा लंबी नहीं होगी। ठीक है, और आज हम खत्म कर देंगे लेटर मुगल्स, यानी उत्तरवर्ती मुगल शासक जो हैं इनको आज खत्म कर दिया जाएगा, आज इनका अंत कर दिया जाएगा। तो इस तरह अंत हुआ अकबर द्वितीय का। और याद रखना ये सेकंड लास्ट मुगल बादशाह था, यानी दूसरा अंतिम बादशाह, मुगल साम्राज्य का दूसरा अंतिम बादशाह था ये अकबर द्वितीय। अब अकबर द्वितीय के बाद जो अगला मुगल बादशाह बनेगा वो बनेगा बहादुर शाह सेकंड। अगला मुगल बादशाह बनेगा बहादुर शाह सेकंड। तो हेडिंग डाल लीजिए बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह द्वितीय, और ब्रैकेट में लिखना इसको कहा जाता है बहादुर शाह जफर, भी इसी को कहा जाता है बहादुर शाह जफर। और इसका जो शासनकाल है वो माना जाता है 1837 से, इसका शासनकाल है 1837 से लेकर के 1857 ईस्वी तक, 1857 80 तक। 1837 टू 1857 बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल। चलो भाई इसके बारे में जरा बात करना शुरू करते हैं। मैं थोड़ी सी इंक डाल लूं पहले, आगे चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अपने पिता अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय 1837 में अगला मुगल बादशाह बनाया गया। अगला मुगल बादशाह किसको बनाया गया? अकबर द्वितीय के ही बेटे, अकबर सेकंड के ही बेटे या अकबर शाह के ही बेटे बहादुर शाह द्वितीय को या बहादुर शाह जफर को अगला मुगल बादशाह बनाया गया। याद रखिएगा ये व्यक्ति उर्दू का शायर हुआ करता था, उर्दू का बहुत बड़ा शायर था ये बहादुर शाह। अरे ये तो मार्कर सूख गया। ये बहादुर शाह जो था ये उर्दू का शायर था, पोएट था उर्दू का।
ये उर्दू का जाना माना शायर हुआ करता था, बहादुर शाह जफर उर्दू का शायर था, और ये जफर के नाम से शायरी किया करता था। जैसे आपने देखा जब जब कोई पोएट होता है, कोई शायर होता है, वो अपनी शायरी लिखता है तो और बाद में अपना नाम लिख देता है। तो याद रखिएगा, ये ना जो जो आप नाम देख रहे हैं जफर, ये जफर के नाम से शायरी किया करता था। इस जफर के नाम से ये शायरी किया करता था, इसीलिए इसके नाम में हमने बाद में लगाया है बहादुर शाह जफर। ठीक है, उर्दू का जाना माना ये शायर था। और याद रखना, ये भारत का अंतिम मुगल बादशाह था, भारत का अंतिम मुगल बादशाह। ये भारत का अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। द लास्ट मुगल एम्पर ऑफ इंडिया वॉज बहादुर शाह जफर। देखिए बात को सुनना ध्यान से, यहाँ पर छोटी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा लंबी अब क्लास नहीं होने वाली है, ठीक है, अब ये खत्म हो जाएगा, फिर हम स्टार्टिंग करेंगे यूरोपियन पावर से, तो वो फिर हम एक नई क्लास से ही स्टार्ट करेंगे। जब 1857 की का रिवॉल्यूशन हुआ, 1857 ईस्वी की क्रांति हुई, या कह सकते हैं भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, बहुत सारे नामों से हम उसको जानते हैं, 1857 ईस्वी की क्रांति, द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, बहुत सारे नामों से उसको जानते हैं। भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुई, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो इसी व्यक्ति को उस क्रांति का नेता बनाया गया था, इसी बहादुर शाह जफर को उस क्रांति का नेता बनाया गया था, इसी को हिंदुस्तान का बादशाह नियुक्त कर दिया था कि भाई पूरे हिंदुस्तान की लीडरशिप करेगा कौन, बहादुर शाह जफर। इसी को बादशाह घोषित कर दिया था, इसी को सबने बादशाह मान लिया था, इसी को नेता बनाया गया था 1857 ईस्वी की क्रांति का। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की इस बहादुर शाह जफर को बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इसके इसके पुत्रों को और इसके पोतों को ब्रिटिश अधिकारियों ने सरेआम गोलियों से भून दिया था, और इसे बंदी बना करके ले गए थे रंगून यानी म्यांमार। इसको बंदी बना करके, इसको कैद करके ले गए थे म्यांमार। देखिए रंगून ले गए थे, रंगून उस समय हिस्सा था किसका, बर्मा का, और बर्मा को अब क्या कहा जाता है, इसको अब कहा जाता है म्यांमार। तो कहां ले गए थे इसको, रंगून ले गए थे, म्यांमार के रंगून ले गए थे इसको कैद करके, इसको बंदी बना करके। 1862 में वहां एक बंदी के रूप में इसकी डेथ हो गई थी, 1862 में, इन द ईयर ऑफ 1862 इसकी डेथ हो गई थी एक बंदी के रूप में। दरअसल हुआ क्या, अब बात तो थोड़ा सा मैं हल्का सा एक्सप्लेन करके बताता हूं। चलो थोड़ी सी बातें और बताता हूं। इसके दफन स्थल को, जहां पर इसको दफन किया गया, अब उसको बहादुर शाह जफर दरगाह के नाम से जाना जाता है, म्यांमार में ही वो जगह है। और आज भी जब भी लोग, कुछ लोग जब म्यांमार की यात्रा करते हैं, तो वहां इसकी जो भी इसकी कब्र है या मजार कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें, वहां पर जाते हैं, उसको श्रद्धांजलि भी देते हैं। देखिए लोगों के दिलों में यदि देखिए, जितने भी लेटर मुगल्स हुए हैं, जितने भी उत्तरवर्ती मुगल हुए हैं, यदि बात की जाए तो जितने भी उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं, यदि थोड़ा बहुत सम्मान है लोगों के मन में किसी के लिए, तो वो ये व्यक्ति है बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है, यही वो व्यक्ति है, यही वो मुगल बादशाह है, और लोगों के दिल में उसके लिए सम्मान भी था। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में कई सड़कों के नाम भी बहादुर शाह जफर के नाम पे रखे हुए हैं। देखिए 1857 की 1857 में जब हिंदुस्तान में आजादी की चिंगारी भड़की थी, तो सभी विद्रोही सैनिक, जितने भी लोग थे, जितने भी राजा महाराजा थे उस समय, सबने हिंदुस्तान का सम्राट मान लिया था किसको, इस बहादुर शाह जफर को उस टाइम पर, और इसी के नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ लोहा लिया। ठीक है, और अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बगावत को देख करके बहादुर शाह जफर का भी गुस्सा फूट पड़ा, और उसने आह्वान किया भारत के लोगों से कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ना है। और भारतीयों ने दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजों की को काफी शिकस्त दी। कि इनिशियल में आरंभिक जब ये 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, तो जो इसका इनिशियल फेज था, जो इसका शुरुआती दिन थे, तो शुरुआती परिणाम तो हिंदुस्तानी योद्धाओं के पक्ष में ही रहे थे। लेकिन बाद में अंग्रेजों के, आप लोग जानते हैं, उनके पास पावर्स थी, उनके पास छल कपट की नीति भी थी, तो बाद में धीरे धीरे रुख बदलता चला गया, और अंग्रेजों ने इस बगावत को, या अंग्रेज इस क्रांति को दबाने में, 1857 में जो क्रांति हुई थी उसको दबाने में कामयाब हो गए। और बहादुर शाह जफर ने इसके बाद जब दिखा कि मामला जो है उल्टा पड़ चुका है, तो बहादुर शाह जफर ने जो हुमायूं का मकबरा है वहां पर जाकर के शरण ली, वहां पर जाके कोशिश की इसने अंग्रेजों से बचने की, क्योंकि इसके बेटों को और इसके पोतों को गोली मार दी गई थी। ठीक है, काफी सारों को पकड़ लिया गया, काफी सारों को ऐसे जिंदा पकड़ लिया, कुछ लोगों को, कुछ इसके फैमिली वालों को गोली मार दी थी अंग्रेजों ने।
और अंग्रेजों ने मतलब इसके ऊपर जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी। जब जब बहादुर शाह जफर को भूख लगती थी ना, इसको भी पकड़ लिया था जब ये छुप गया था वहां पर जाकर के हुमायूं के मकबरे में। तो जब इसको भूख लगती थी तो अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज इसके सामने थाली में परोसकर इसके बेटों के सिर ले आते थे। पाता ही समझ। तो इस तरह की कहानी इस बहादुर शाह जफर के साथ हुई। और आजादी के लिए हुई बगावत को पूरी तरह से खत्म करने के मकसद से अंग्रेजों ने क्या किया, इस मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत से बाहर निकाल कर ले गए, और ले गए कहां पर, म्यांमार के रंगून में, और वहीं पर इसको कैद खाने में डाल दिया, और वहीं पर 1862 में इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और इस तरह से क्या हुआ, अंत हुआ। और 1858 में, 1858 में, और इसी के अगले साल यानी 1857 में तो इसको लेकर के चले गए, और 1858 में, 1858 में ही यह घोषणा कर दी गई कि अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं चलेगी। 1858 में यह घोषणा कर दी गई कि अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं चलेगी, बल्कि शासन कौन चलाएगा, बल्कि अब शासन चलाएगी ब्रिटेन की महारानी। अब शासन चलेगा सीधा का सीधा इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन से, और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में सीधा का सीधा भारत का शासन आ गया। सीधा का सीधा भारत का जो रूल था, इंडिया का जो शासन था, वो ब्रिटेन की महारानी के हाथों में आ गया। यानी कहने का मतलब यह है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी होता है खत्म, और अब किसका शासन चलेगा, इंग्लैंड का सीधा शासन चलेगा भारत पर। 1858 में यह घोषणा कर दी गई, जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुई उसके बाद। तो इस प्रकार से अंत हुआ मुगल साम्राज्य का। वह मुगल साम्राज्य जिसकी स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 में की थी, पानीपत का पहला युद्ध जीतकर। मैंने कल आपको समझाया था, 1526 ईस्वी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। वो मुगल साम्राज्य लगभग आज 330 वर्ष के बाद, लगभग 330 वर्ष के बाद 1857 में खत्म हो गया, इसका हुआ अंत। इस प्रकार से किसका अंत हो गया, लगभग 330 वर्ष बाद उस साम्राज्य का, एक महान साम्राज्य, ठीक है, एक काफी विस्तृत साम्राज्य हुआ करता था अपने टाइम में, ये मुगल साम्राज्य उसका हो गया 330 वर्ष के बाद अंत हो गया। बहादुर शाह जफर की कब्र पर लिखा है कि, क्योंकि शायर था ये व्यक्ति, कि ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूं। तो 1857 में इस प्रकार से अंत हुआ किसका, बहादुर शाह जफर का। और बहादुर शाह जफर के अंत के साथ ही किसका अंत हो गया, मुगल साम्राज्य का। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर के अंत हुआ मुगल डायनेस्टी, जो लगभग 330 वर्ष 331 वर्ष तक, लगभग 330 से 331 वर्ष इनका कुल मिला के शासनकाल रहा। हालांकि इससे पहले ही अब तो नाम के मुगल बादशाह थे, बाद वाले दो तो बिल्कुल नाम के मुगल बादशाह थे, जिनको नियुक्त भी अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया गया पहला मुगल बादशाह अकबरदीद थे, और उसके बाद किसको नियुक्त किया था, और उसके बाद नियुक्त किया गया था किसको, अच्छा डिमांड आ रही है एक बार और शायरी बोलना। हाँ, तो इसकी जो शायरी लिखी हुई है, उसकी कवर पर जो शायरी लिखी है वो ये लिखी हुई है, ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूं। ये इसकी कवर पर शायरी लिखी हुई है, क्योंकि शायर था बहुत बड़ा उर्दू का ये बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो थोड़ी इमोशनल सी शायरी है। तो इस तरह अंत होता है किसका, मुगल साम्राज्य का, मुगल डायनेस्टी का, इसके साथ ही हो जाता है अंत। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी ये है कि जिन्होंने मेडिवल पढ़ा है और जिन्होंने अब ये वाला हिस्सा भी पढ़ा है, उनके लिए मुगल डायनेस्टी हो जाती है पूरी तरह से खत्म। ठीक, क्योंकि हम ऑलरेडी पूरी कवर कर चुके हैं मुगल डायनेस्टी को। तो अब इससे आगे जो हमारी कहानी शुरू होगी, इससे आगे की जो हम बात शुरू करेंगे, वहां पर अब हम बात करेंगे भारत में यूरोपियनों का आगमन। हालांकि हमें सिख भी पढ़ना है, सिखों के बारे में पढ़ना, बहुत सारी चीजें, क्षेत्रीय एक बहुत सारे नवीन राज्यों का उदय होगा, बहुत सारे नए राज्यों का उदय होने वाला है, उनके बारे में भी डिस्कशन करना है। लेकिन अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर अब हम जानेंगे कि भारत में यूरोपियनों का आगमन कैसे हुआ, किस तरह से ये जो यूरोपियन लोग थे, ये यूरोपियन लोग आखिर भारत कैसे आए। आपने मैं बता चुका हूं आपको, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, इनके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। तो आखिर ये आए कैसे, इनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध कैसे थे, तो ये सब चीजें हम समझेंगे। अब ये बातें हम करेंगे अपने नेक्स्ट अध्याय से शुरू, इसके साथ मैं इनको नहीं जोड़ना चाहूंगा। तो बहादुर शाह सेकंड के साथ ही मुगल डायनेस्टी हो जाती है यहीं पर खत्म, यहीं पर हो जाता है इसका अंत। जिनके नोट्स नहीं कंप्लीट है वो अपने पूरे के पूरे भाई नोट्स जो है वो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब जो आगे की कहानी चलेगी वो बहुत ज्यादा डिटेल में चलेगी, बहुत सारी चीजें आपको समझने भी पड़ेंगी उसमें। क्योंकि अब यहाँ पर जो आगे वाला जो काल है, इससे आगे का जो टाइम पीरियड चलेगा जिसमें हम
पढ़ेंगे यूरोपियन पावर्स के बारे में, पुर्तगालियों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको डचों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ब्रिटिश लोगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी अंग्रेजों के बारे में, डेनिश और फ्रांसीसी, ये सब चीजें आएंगी। तो काफी सारे फैक्ट्स। देखिए मॉडर्न इंडिया में पता दिक्कत क्या है, ये मुश्किल नहीं है, बस मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि इसमें ना फैक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट हैं, बहुत सारे नाम हैं, इधर से उधर कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि मॉडर्न इंडिया का जो पार्ट है वो थोड़ा मुश्किल होता है। अब मॉडर्न इंडिया जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये तो पता होता है, बस हम ये याद कर लेते हैं कि किसने किसकी फैक्ट्री कब हुई, स्थापित हुई, कौन किसने क्या किया। बाकी कॉन्सेप्टल चीजें मॉडर्न इंडिया में मुझे नहीं लगता लोग पढ़ते हैं। तो हम थोड़ी सी चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ जब पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है यार पता नहीं कितनी हैवी चीज है, कितनी मुश्किल चीज है। और मुश्किल है नहीं, बड़ी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस फैक्ट्स थोड़े से आपको ज्यादा मिलेंगे आगे। अब तो अब यदि मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो देखिए यूरोपियन की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यूरोप की बात कहाँ की कर रहा है। यूरोप की बात है यूरोप कॉन्टिनेंट में जो देश हैं, जो यूरोप कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोग हैं उनको यूरोपियन हम कहते हैं। कल मैपिंग से हम इन चीजों को देखेंगे क्योंकि मैप से चीजें समझ में आएंगी, किस किस तरह से लोग आए थे, कौन कौन से आने के रास्ते थे, किस किस रास्ते से व्यापार हुआ करता था, ये सब चीजें आपको मैप से समझ में आएंगी, ऐसे बताने से समझ में आने वाली है नहीं। ठीक है, ये बातें आपको मैप से समझ में आएंगी, आपको वर्ल्ड मैप भी देखना पड़ेगा और वहीं से आपको ये बातें समझ में आने वाली है। अब बात को सुनिए ध्यान से। तो इस तरह अंत होता है, ये तो खत्म हुआ, लेटर मुगल पीरियड्स हो जाता है यहीं पे पूरा का पूरा खत्म। अब यदि हम यूरोपियंस की बात करें, थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। यदि हम यूरोपियंस की बात करें की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया का यूरोपियन से, यानी भारत के लोगों का या भारतीय लोगों का यूरोपियन से कब क्या संबंध था, क्या रिलेशन था। देखिए भारतीय लोगों का यूरोपियन से जो संबंध था वो एंशिएंट पीरियड में ही हो गया था। भारत का यूरोपियों से संबंध जो था या यूरोपियों से जो संबंध था वो एंशिएंट पीरियड में ही, यानी जो प्राचीन काल का टाइम है उसी में हो गया था, एंशिएंट पीरियड में ही। आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले जो यूरोपियन थे जिनसे भारत का व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, जिनके साथ इंडिया के जो जैसे व्यापार होता है ना एक देश से दूसरे देश में, जो सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ, जो ट्रेड हुआ इंडिया का, वो सबसे पहले यूरोपियन कौन थे? तो वो सबसे पहले यूरोपियन थे यूनानी, जिनको हम कहते हैं ग्रीक। यूनानियों के साथ भारत के सबसे पहले ट्रेड रिलेशन स्थापित हुए, वो सबसे पहले भारत के व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ स्थापित हुए। इनको कहते हैं इंग्लिश में ग्रीक्स, ग्रीक्स लोगों के साथ। और ये कब की बात है? ये अब की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है, एंशिएंट टाइम की बात है। जब एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, मेडिवल से भी पहले, प्राचीन काल में, एंशिएंट पीरियड में ही हो गए थे। और ये कब हुए थे आप याद करिएगा, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। देखिए सबसे पहले जो इंडिया पर अटैक किया था, भारत पर जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण हुआ था, भारत पर जो सबसे पहला फॉरेन अटैक हुआ था, वो किया था ईरानियों ने। वो किया था ईरानियों ने। ईरानियों को इंग्लिश में कहते हैं पर्शियंस या फारसियों ने। पर्शियंस ने किया था सबसे पहला अटैक। यदि पूछा जाए, यदि ये पूछा जाए कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था, वो ईरानियों ने किया था। और दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों ने किया था। और दूसरा विदेशी आक्रमण किसने किया था? यूनानियों ने, ग्रीक्स ने। और ये यूरोपियन थे। ये यूरोपियन नहीं थे, ईरानी यूरोपियन नहीं थे, ये बात ध्यान रखना। तो एशिया में ही पड़ता है, ठीक है। ये जो यूनानी थे, ये जो ग्रीक्स थे, इन लोगों ने दूसरा अटैक किया था इंडिया पर। यानी दूसरा विदेशी आक्रमण किसका हुआ था? देखिए सबसे पहला विदेशी आक्रमण भारत पर हुआ था, वो ईरानियों ने किया था, पर्शियंस ने, यानी फारसियों ने, फारस के लोगों ने। और दूसरा जो विदेशी आक्रमण हुआ है इंडिया भारत पर, वो किया था यूनानियों ने, ग्रीक्स ने। आपने जरूर नाम सुना होगा व्यक्ति अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट का आपने जरूर नाम सुना होगा। सिकंदर महान, आपने नाम जरूर सुना होगा सिकंदर महान का। यही तो वो पहला यूरोपीय था। मेरे कहने का मतलब यही तो वो पहला ग्रीक था, यही तो पहला वो यूरोपी था जिसने अटैक किया था किसके शासन काल में? जब भारत में चल रही थी नंदा डायनेस्टी, नंद वंश। अब ये प्राचीन काल में पढ़ेंगे, जब प्राचीन भारत का हम इतिहास पढ़ेंगे, भारत में उस समय नंद वंश का शासन चल रहा था। नंद यानी मौर्य साम्राज्य से पहले, मगध में, उस समय मगध में भारत में नंद वंश का शासन चला था। मौर्य साम्राज्य से पहला जो वंश था वो नंद वंशी था। और नंद वंश का धनानंद उस समय शासन कर रहा था। नंद वंश का शासक धनानंद उस समय शासन कर रहा था। और इस धनानंद के शासन काल में भारत पर अटैक किया था सिकंदर ने, इंडिया पर अटैक किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। तो दूसरा अटैक ही यूनानियों ने किया था। तो याद रखना, यूनानियों के साथ तो भारत के जो संबंध थे बहुत पहले टाइम से ही हैं। यूनानियों से मतलब मेरा यूरोपीय, क्योंकि ये लोग यूनानी ही कौन थे? ये यूरोपीय लोग थे, यूरोप से संबंध रखते थे। ये यूरोप में ही तो पड़ता है ग्रीक। जो ग्रीस देश है, ये जो यूनान देश है, ये कहां पर पड़ता है? यूरोप में पड़ता है, ठीक है। तो इनसे जो हमारे रिलेशन है वो बहुत पुराने हैं, एंशिएंट पीरियड से ही हैं।
लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम बीतेगा, आप मेडिवल पीरियड में आ जाओगे, मेडिवल में आप देखेंगे पुर्तगाली भारत में आएंगे, और फिर किस रास्ते से आएंगे, ये सब चीजें अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जब हमारे पास होगा मैप, हम मैप से इन चीजों पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये क्लास छोटी सी क्लास है, इसको हम यहीं पर खत्म करते हैं, और आप लोगों को अब अगली जो क्लास होगी वो हमारी क्लास होगी इकोनॉमिक्स की। फटाफट से आपको टाइम बता दिया जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो फिर यहीं तक रखते हैं इसको।